हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। मेरे बेदर्द पिया पार्ट 15 चैप्टर 161 वैदिक की जलन कांटे। रघुवेंद्र जी के बात सुनकर अब सभी लोग बिना कुछ कहे शांति से अपना ब्रेकफास्ट करने में लग जाते हैं। तभी चित्रांग की नजर सिया पर पड़ती है जो अपने उल्टे हाथ को आगे बढ़ाती है खाने के लिए, जिसे देख चित्रांग को याद आता है कि उसकी सिस्टर के राइट हैंड में चोट लगी हुई है, इसलिए वो अपने उल्टे हाथ का प्रयोग कर रही है। चित्रांग जल्दी से रिएक्ट करते हुए सिया की प्लेट को अपनी ओर खींच लेता है, जिसे देखकर सिया अपनी प्लेट को देखती है, फिर उसे जिसने उसकी प्लेट खींची थी। सिया चित्रांग को देखकर कहती है, चित्र ये क्या हरकत है तुम्हारी, तुमने मेरी प्लेट क्यों खींची? वैदिक जो तिरछी नजरों से सिया को ही देख रहा था चित्रांग के प्लेट खींचने और सिया की बात सुनकर अब वो चित्रांग को घूरे जा रहा था, जैसे वो उसे अभी निगल जाएगा। उसके सामने रखा उसके प्लेट में उसका ब्रेकफास्ट न हो के चित्र ही उसका ब्रेकफास्ट हो। वैदिक कुछ इस तरह से चित्रांग को घूर रहा था। वैदिक के सामने बैठे रघुवेंद्र जी अपनी तिरछी नजरों से उसके गुस्से से लाल हो चुके चेहरे को देखकर डेविल स्माइल करते हुए अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने कोई मूवी चल रही हो और वो उसे देखकर एंजॉय कर रहे हो। सिस्टर, आपके हाथ में चोट लगी है तो आपको खाने में परेशानी होगी ना, इसलिए मैं आपकी प्लेट खींच ली, क्योंकि अब आपको हम अपने हाथों से खिलाएंगे, सिया को जवाब देते हुए चित्रांग कहता है। नहीं चित्र, तुम अपना नाश्ता करो, हम खुद से खा लेंगे, सिया कहती है। सिया की खुद से खाने वाली बात सुनकर चित्रांग सिया को अपनी स्टील ब्लू आंखें छोटी कर देखते हुए लो वॉयस में कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? जिसके जवाब में सिया जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देती है। सिया को हाँ में अपना सर हिलाते हुए देखकर चित्रांग इस बार सिया को घूर कर देखते हुए कहता है, आप खा सकती हैं खुद से, लेकिन मेरा होने वाला भांजा या भांजी खुद से नहीं खा सकते हैं, इसलिए अब आप चुपचाप मेरे हाथ से खाए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह वो जल्दी से एक निवाला सिया की ओर बढ़ा देता है। चित्रांग का लहजा ऐसा था मानो वो अपनी बात न कह रहा हो बल्कि सिया को ऑर्डर दे रहा हो। चित्रांग का लहजा देख सिया थोड़ा सा उससे डर जाती है, जिससे वो उसे घूरकर देखती है, लेकिन उल्टा चित्रांग को खुद को घूरते हुए देखकर वो अपनी आंखें उससे फेरकर बिना कुछ बोले एक अच्छे और आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना मुंह खोल देती है खाने के लिए, जिसे देखकर चित्रांग निवाले को उसके मुंह में डालकर उसे अच्छे से खाने का इशारा करता है। उसकी बात मानकर सिया भी खाने लगती है। वैदिक एक बार फिर से सिया को चित्रांग के हाथ से खाते हुए और चित्रांग को सिया के ऊपर हक जताते हुए देखता है तो उसके तन मन में ज्वालामुखी फूटने लगती है और वो उसी तरह उन्हें देखते हुए खुद से कहता है, मैंने कहा तो मुझे मना कर, ऊपर से जो टोट मारा वो अलग से। लेकिन इस लड़के के एक बार कहते ही जान ने उसकी बात आसानी से मान लिया। मुझमें तो कांटे लगे हुए हैं ना, अगर मेरे हाथ से खाती तो चुभ नहीं जाता है। इतना कह वो गुस्से से अपनी चेयर पर से उठने लगता है, क्योंकि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसकी आंखों में ये नजारा चुभ रहा था, इसलिए वो अब एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकना चाहता है और वो जैसे ही थोड़ा सा अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है, तभी उसके कानों में रघुवेंद्र जी की सख्त आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर वैदिक चित्रांग को छोड़ के उन्हें गुस्से से देखने लगता है। क्या तुम मेरे रूल्स भूल गए हो वैदिक? अगर भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि जब तक तुम अपना ब्रेकफास्ट पूरा खत्म नहीं कर देते हैं अपनी चेयर से नहीं उठ सकते हैं, रघुवेंद्र जी कहते हैं, जो वैदिक को अपनी तिरछी नजरों से देख रहे थे और उसके हर बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देखकर उन्हें हंसी आ रही थी, लेकिन वो खुद को हंसने से बखूबी ही रोल लेते। लेकिन जब वो वैदिक को उसकी जगह से उठते हुए देखते हैं तो रघुवेंद्र जी खुद को बोलने से रोक नहीं पाते हैं। चैप्टर 162 वैदिक खुराना, तुम इसी के लायक हो। रघुवेंद्र जी की बात सुनकर एक बार फिर सबके खाते हुए हाथ रुक जाते और सबकी नजरें वैदिक के ऊपर ठहर जाती है, लेकिन एक सार्थक ही ऐसा था जो वैदिक को न देखकर सिया और चित्रांग को देख रहा था, जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो दोनों अभी भी अपने में लगे हुए थे। चित्रांग खिला रहा था और सिया खा रही थी।
उन्हें देखकर सार्थक एक नज़र गुस्से से लाल हुए वैदिक के फेस को देखता है, जिसे देख वो खुद से कहता है अब तुम्हें जलन हो रही है। जब सिया को तुम्हारी जरूरत थी तो तुम उसे कचरा समझते थे और उसी तरह उसे साइड कर देते थे। अब अगर कोई उसके साथ प्यार से पेश आ रहा है और वो तुम्हें भाव नहीं दे रही है तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ, बल्कि अच्छा नहीं बहुत अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ। ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। वैदिक खुराना तुम इसी के लायक हो। इतना कह वो फिर से अपना नाश्ता करने लगता है। वैदिक जो ऑलमोस्ट अपनी चेयर से उठ चुका था, रघुवेंद्र जी की बात सुनकर वो फिर से अपनी चेयर पर बैठ जाता है। उसके बाद सिया और चित्रांग को देखकर अपनी भारी आवाज में गुस्से से कहता है, मैंने आपके रूल्स नहीं तोड़े, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और मेरा पेट भी भर गया है, इसलिए मैं जा रहा था। रघुवेंद्र जी वैदिक की बात सुनकर डेविल स्माइल करते हुए वैदिक से सवाल करते हैं, अगर ऐसा है तो तुम्हारी प्लेट खाली क्यों नहीं हुई है? उसे तो देखकर लग रहा है तुमने उसे छुआ तक नहीं है, फिर तुम्हारा पेट कैसे भर सकता है? वैदिक रघुवेंद्र जी की बात सुनकर वैदिक अपने प्लेट को घूरता है, जो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन वो इस बार कुछ भी नहीं कहता है और न चाहते हुए भी बेमन से खाने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो खा कम रहा है, खाने को चबा ज्यादा रहा है, जैसे वो खाना न होकर चित्रांग के हाथ हो, जिन्हें बहुत अच्छे से काट के सिर्फ उसके खाने के लिए बनाया गया हो। वैदिक खा तो खाना रहा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सिया पर था, जैसे आंखों से ही कह रहा हो, जान ये तुमने सही नहीं किया, इसके लिए तुम्हें जरूर पे करना पड़ेगा। रघुवेंद्र जी वैदिक को बेमन से खाते हुए देखकर अपने मन में खुद से कहते हैं, मैं भी तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हें बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया तो उसके भी कुछ कारण थे, इसलिए तुमने सिया के साथ कुछ भी कर लिया और उसे कुछ भी कह लिया, लेकिन अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब सिर्फ तुम देखोगे, लेकिन चाह कर भी तुम कुछ कर नहीं पाओगे। कुछ देर बाद सब अपना ब्रेकफास्ट कर चुके थे और इस वक्त सभी लोग हाल में बैठे हुए थे। सिर्फ सिया, चित्रांग, जॉनी और पीटर को छोड़कर वो लोग भी वहां मौजूद थे, लेकिन वो लोग खड़े थे। चित्रांग सिया का हाथ थामे खड़ा था और बस एक तक उसके हाथ को ही देखे जा रहा था, जैसे उसे यहाँ मौजूद लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है। और ठीक उसके पीछे ही जॉनी और पीटर भी खड़े थे, क्योंकि उनके बास और बिग सिस्टर खड़े थे तो वो कैसे बैठ सकते थे, इसलिए वो दोनों भी बिना भाव के चित्रांग के पीछे खड़े थे। सभी लोग इसलिए बैठे थे कि उन्हें सार्थक ने बैठने के लिए कहा था। उससे सभी लोगों से कोई खास बात करनी थी और एक और रीजन भी था कि आज संडे था और सब लोग आज के दिन घर पर ही रहते थे, केवल वैदिक और पार्थ को छोड़ के। लेकिन आज सार्थक का ऑर्डर था कि कोई कहीं भी नहीं जाएगा, इसलिए सबको ही रुकना पड़ता है। चैप्टर 163 प्रेगनेंसी फोटोशूट। वैदिक रॉक्ड एवरीवन शॉक्ड। सार्थक सबके पास आता है और खाली सोफे पर दिशा को बैठा देता है, फिर खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। सार्थक के बैठते ही सभी लोग उसे देखने लगते हैं, जिससे सार्थक भी बखूबी महसूस कर पा रहा था। सबकी नजरों को अपने ऊपर महसूस कर सार्थक सुमन जी और रघुवेंद्र जी को देखते हुए उनसे कहता है, मॉम डैड, मुझे आप सब से कुछ कहना था। जिसे सुन रघुवेंद्र जी सार्थक को बोलने का इशारा करते हैं। सार्थक कहता है, डैड, वो दिशा प्रेगनेंसी फोटो शूट करवाना चाहती है और उन फोटोज को मेमोरीज के तौर पर हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती है। ये तो बहुत अच्छा सोचा है, दिशा ने सुमन जी बीच में बोलती है। हाँ मॉम, मुझे भी उसका आइडिया अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे हाँ कह दिया था, लेकिन फिर भी ये चाहती थी कि एक बार आप लोग भी इसके लिए परमिशन दे दे। सार्थक की बात सुनकर सुमन जी कहती हैं, परमिशन की क्या बात है बच्चे इसमें? मुझे तो ये सुन के खुशी हुई कि कोई तो है जो ये सब करना चाहता है। फिर वैदिक की ओर देख उसे तंज कसने वाले लहजे में आगे कहती हैं, नहीं तो ऐसे और भी लोग हैं जो खुद के बीबी और बच्चे को हॉस्पिटल तक भी नहीं ले जाना चाहते हैं। सुमन जी की बात सुनकर सबकी नजरें वैदिक पर चली जाती हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कहता है। वैदिक अपने हाथों की मुट्ठी कस के भींच लेता है सुमन जी की बात सुनकर। तभी उसके साथ साथ सबके कानों में एक और आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर वैदिक के साथ सभी लोग बिना भाव के उस आवाज की दिशा में देखने लगते हैं।
ऐसे लोगों को बुजदिल कहा जाता है जो अपन आर्ट वाइफ और होने वाले बच्चे का ख्याल न रख पाए, या फिर वो एक नामर्द ही हो सकता है जो ऐसा करता है। अगर मर्द होता तो उसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि चित्रांग की थी, जो बिना किसी की और देखे सिया के हाथों को अपने हाथ में लिए उलट पलट करते हुए कहता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ कहा ही नहीं है, और खुद के ऊपर सबकी नजरों को महसूस कर उसे उससे भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वही बाकी सब लोग केवल रघुवेंद्र जी को छोड़कर उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें भरोसा ही न हो कि चित्रांग इतनी बड़ी बात कह देगा, या फिर वो सीधे सीधे ये कहना चाहता था कि वैदिक एक नामर्द है। सबके मन में बस अब एक ही बात चल रही थी, अब चित्रांग को कौन बचाएगा वैदिक के गुस्से से। आज तो वैदिक चित्रांग की जान लेके ही मानेगा, क्योंकि चित्रांग ने वो किया था जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। सिया अपने मन में कहती है, चित्र तुमने ये क्या कर दिया, अब तुम्हें वैदिक जी से कोई भी नहीं बचा सकता है। जब वो हमें बिना गलती के इतना टॉर्चर कर सकते हैं, फिर तो तुमने बहुत ही बड़ी बात कह दी है। वैसे भी तुम जब से आए हो तब से कोई ना कोई गलती करते ही जा रहे हो। कल उनसे आते ही भीड़ गए थे, फिर रात को बिना उनकी परमिशन के उनके रूम में चले आए थे, इससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा, तो आज तुमने ऐसी बात कहकर रही सही कसर पूरी कर दी। इतना कह वो अपनी तिरछी सहमी हुई नजरों से वैदिक के फेस को देखती है, जिसपे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, और ना ही उसे देखकर ये पता लगाया जा सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा था। सिया की तरह ही सभी लोग कुछ न अपने मन सोचे जा रहे थे। सभी लोग अपने ख्यालों में ही खोए हुए थे कि तभी उनके कानों में वैदिक की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वहीं दिशा का मुंह शौक से खुल जाता है, जैसे उन्हें वैदिक से ऐसे जवाब की उम्मीद ही नहीं थी। वैदिक, वैसे मैं मर्द हूं या नहीं इससे मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब जब तुमने ऐसा कह ही दिया है तो तुम ये बात अपनी सिस्टर से पूछो ना, वो तुम्हें इसका जवाब अच्छे से दे देगी। आखिर उसे मैंने एक ही बार में प्रेग्नेंट कर दिया, वो भी एक नहीं दो बच्चों के साथ। अब तुम इसी से पता लगा सकते हो कि मैं क्या हुआ क्या नहीं। मेरे इतना कहने के बावजूद भी अगर फिर भी शक की कोई गुंजाइश बची हो तो तुम इसी वक्त अपनी सिस्टर से पूछ सकते हो। आखिर प्रैक्टिकली तो मैंने उसी के साथ किया है, तो उससे ज्यादा ही शायद किसी को पता हो कि मैं क्या हूँ। इतना कह वो चित्रांग को एक आंख मार देता है, जो उसकी बात सुनकर उसको अपनी जानलेवा नजरों से घूरे जा रहा था। वैदिक की बात सुनकर सिया का दिल तेजी से आवाज करने लगता है। उसे तो जैसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वैदिक का ऐसा भी रूप है। वो बिना किसी शर्म के इतना कुछ कह देगा, वो भी सबके सामने इस तरह से, सिर्फ खुद को मर्द साबित करने के लिए। सिया का मन कर रहा था वो अब बस किसी तरह से यहाँ से गायब हो जाए और कुछ दिनों तक किसी को नजर ही नहीं आए, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सकता था। चैप्टर 164 मर्दानगी पर सवाल उठाया है। चित्रांग की कड़वी बातें ऐसे आदमी को मर्द नहीं नामक। सार्थक दिशा का खुला हुआ मुंह बंद करते हुए कहता है, अपना मुंह बंद करो लो, नहीं तो मक्खी चली जाएगी। सार्थक की बात सुनकर दिशा सार्थक के बाजू को पकड़ते हुए जल्दी से कहती है, सार्थक जी आप जल्दी से मुझे पिंच कीजिए। तो उसकी बात सुनकर सार्थक दिशा को ऐसे देखता है जैसे कह रहा हो भला वो क्यों, जिसे दिशा भी समझ जाती है। फिर वो वैदिक के फेस को देखते हुए सार्थक को समझाते हुए कहती है, अरे आप समझ नहीं रहे हैं, हम आपको समझते हैं। हम ऐसा आपसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि वैदिक ने अभी ये सब कुछ खुद ही बोला। मुझे तो लगा था वो आज चित्रांग को जान से मार देगा, क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि कोई उसे जवाब दे। फिर यहाँ तो चित्रांग ने सीधा सीधा उसके मर्दानगी पर सवाल उठाया है, लेकिन वैदिक इस तरह से जवाब देगा, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हर वक्त पत्थर की तरह कठोर रहना वाला वैदिक इतना बेशर्म भी होगा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। सार्थक जी आप उसे देखिए, अभी भी किसी शैतान की तरह मुस्कुराए जा रहा है। क्या उसे शर्म नहीं आनी चाहिए अपनी बातों पर? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है सार्थक जी की वैदिक ऐसा भी कुछ कहेगा, और वो भी इतने लोगों के सामने। फिर सिया की ओर देखकर आगे कहती है, बेचारी सिया को देखो कैसे वो अपनी गर्दन झुकाए खड़ी हुई है। दिशा कह ही रही थी कि तभी उसे अपने बाजू में दर्द होता है और उसके मुंह से आह निकल जाती है।
फिर वो घूरकर सार्थक को देखती है जिसने अभी उसके बाजू पर बहुत ही कस के पिंच किया था। आपने इतना कस के क्यों पिंच किया, आराम से भी तो कर सकते थे। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है इसलिए मैं तुम्हें पिंच करूं, सार्थक कहता है। हाँ कहा तो था सार्थक जी, लेकिन इतना तेज थोड़ी न कहा था, कहते हुए दिशा अपनी बाजू को सहलाने लगती है। मुझे लगा तेज करूंगा तो तुम जल्दी से विश्वास कर लोगी इसलिए मैंने ऐसा किया, सार्थक कहता है। उसकी बात सुनकर दिशा मुंह बना लेती है। पार्थ जो चित्रांग की बात सुनकर आग बबूला हो गया था और वो जैसे ही चित्रांग को मारने अपनी जगह से उठने को होता है तभी उसके कानों में वैदिक की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर वो अपने जगह पर रुक जाता है और वो भी डेविल स्माइल करने लगता है। वैदिक को मुस्कुराते हुए देखकर चित्रांग के अंदर आग लग जाती है। उसे वैदिक की मुस्कान इस वक्त जहर नजर आ रही थी। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर जाती है जिसे सिया ने बहुत ही कस के पकड़ रखा था, जिसे देखकर चित्रांग का सारा गुस्सा एक पल में छू हो जाता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है जिससे उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान खिल जाती है। उसके बाद वो सिया के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए वैदिक को देखता है, जिसके चेहरे पर भले ही शैतानी मुस्कान थी लेकिन उसकी नज़र सिया के हाथ पर ही थी। और ये कोई नोटिस करे या न करे लेकिन इसे चित्रांग ने बहुत ही अच्छे से नोटिस कर लिया था और उसी का फायदा उठाते हुए चित्रांग कहता है, क्या एक लड़की के साथ जबरदस्ती करके या ये कहे कि उसका रफ करके अपनी मर्दानगी साबित की जाती है, क्या ये मर्दानगी होती है? चित्रांग के मुंह से इतनी कड़वी बात सुनकर वैदिक की हाथों की मुट्ठी कस जाती है और वो अब चित्रांग को गुस्से से देखने लगता है। उसे ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि चित्रांग ऐसा कुछ भी कह सकता है। उसे तो अभी तक लग रहा था कि उसके इस जवाब के बाद चित्रांग के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तभी उसके कानों में फिर से चित्रांग की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर वैदिक का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। चित्रांग आगे कहता है, या फिर एक लड़की से शादी करके उसके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करके मर्दानगी साबित की जाती है। अपनी ही पत्नी को पत्नी न मानक नौकर मानकर नौकरों की तरह उसके साथ पेश आना। इतना कह वो चुप हो जाता है, फिर थोड़ा रुककर आगे कहता है, ओह सारी गलती हो गई, ये मैंने थोड़ा गलत कह दिया लेकिन अभी मैं इसे सही कर देता हूँ। नौकरों की तरह भी नहीं या उससे भी बदतर पेश आना ये मर्दानगी है। अपनी पत्नी को सबके सामने जलील करना, उस पर हाथ उठाना, उसे मेंटली फिजिकली टॉर्चर करना ही और साथ साथ इस घर के नौकरों को भी उसके गंदा व्यवहार करने के लिए और उसे टॉर्चर करने के लिए कहना, या फिर अपनी प्रेग्नेंट बीवी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देना, क्या ये सब कुछ करके मर्दानगी साबित की जाती है? जो अपनी बीवी के निजी जरूरतों को, उसके कुछ नाम मात्र खर्चों को न पूरा कर सके या उसके ऊपर अपने चंद पैसों को न लुटा सके तो पता ऐसे आदमी को मर्द नहीं नामर्द ही कहते हैं। चैप्टर 165 सबके सामने आया एक और सच। चित्रांग की बातें जैसे जैसे सबके कानों में जा रही थी वैसे वैसे सबके फेस एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। जहां सुमन जी और दिशा के आंखों में नमी तैर जाती है, वहीं रघुवेंद्र जी, सार्थक, ईशा, वीर, जॉनी और पीटर के फेस पर कोई भाव नहीं था। लेकिन सिया को ये बातें सुनकर फिर से अपना अतीत याद आने लगता है और उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगता है और साथ ही उसकी पकड़ चित्रांग के हाथों पर कस जाती है। वैदिक की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसे चित्रांग की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसी गुस्से के साथ अपनी जगह से खड़ा होकर चित्रांग के बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता है और अपनी कठोर आवाज में कहता है, तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले, और शायद तुम भूल गए जिस जगह तुम खड़े हो न वहां खड़े होने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। उसकी बात सुनकर चित्रांग वैदिक की आंखों में अपनी आंखें डालकर बिना डरे कहता है, मैं वो हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते हैं और मेरी औकात क्या है मैं ये बताना आपको जरूरी नहीं समझता हूँ। चित्रांग की बेखौफ बातें सुनकर वैदिक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर वो आगे कहता है, शायद तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि पति और पत्नी के बीच हुई बातों या उनके पर्सनल मैटर में किसी तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। वैदिक की बात सुनकर चित्रांग हंसने लगता है।
इतने गंभीर समय में उसे हंसते हुए देखकर सबकी नजरें उसके ऊपर चली जाती है, लेकिन वैदिक को उसकी हंसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। चित्रांग फिर अपनी हंसी को रोककर एक नजर पार्थ को देखता, फिर वैदिक की आंखों में आंखें डालकर कहता है, ये आपको कहते हुए शर्म नहीं आ रहा है मेरे सिस्टर के सो कॉल्ड हस्बैंड जी? वैसे भी आपको शर्म क्यों आएगी? वैसे आपके भेजे में तब ये बात याद नहीं आई जब आपने अपने सो कॉल्ड असिस्टेंट को सिस्टर के घर भेजा था, उनके घर में आग लगाने के लिए और उन पर हाथ उठाने के लिए, वहां के लोगों के बीच उन्हें जलील कराने के लिए। आपके असिस्टेंट ने जब उन पर हाथ उठाए, उन्हें घसीटकर उनके ही घर से निकला, तब आपने नहीं सोचा कि वो कौन होता है उन पर हाथ उठाने वाला? तब नहीं सोचा न, लेकिन अब मैं बता देता हूँ वो कौन था। मेरी नज़र में वो भी तीसरा ही था जिसने उन्हें बेहरमी पहले मारा, जमीन पर धक्का दिया, फिर धमकी देके उनसे उनके ही घर के पेपर्स पर साइन कराकर उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया। जब सिस्टर नहीं जाने को तैयार हुई तब उसने उन पर एक झूठा इल्जाम लगा दिया कि सिस्टर ने उनसे पैसे लिए हैं और उसके बदले में उन्हें अपना घर देने के लिए कही है। इससे भी मन नहीं भरा था उसका और आपका, तभी न आप और वो मिलके के उन्हें कैरेक्टर लेस भी बनवा दिए। फिर वो अपने हाथ से सिया के हाथ को छुड़ाकर पार्थ के सामने जाके खड़ा होकर उसकी आंखों में आंख डाले कहता है, वैसे उस औरत का क्या नाम था? तभी पीछे से पीटे की आवाज आती है, बास लीला। हाँ, लीला को कितने पैसे दिए थे तुम्हारे आदमियों ने ये कहने के लिए कि सिस्टर एक घर तोड़ने वाली औरत है और वो उनके पति के पीछे पड़ी हुई है और वो चरित्रहीन है? इतना कह चित्रांग चुप हो जाता है। चित्रांग की बात सुनकर पार्थ अपने हाथों की मुट्ठी भींच लेता है, लेकिन कहता कुछ भी नहीं है। वही चित्रांग की बात सुनकर सबके होश उड़ चुके थे, क्योंकि ये सब बातें तो उन्हें पता ही नहीं थी कि सिया के साथ ऐसा भी हुआ है। हाँ, उन्हें ये सब पता था कि वैदिक सिया के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है, लेकिन उसने सिया के साथ ये सब कुछ भी कराया उन्हें ये नहीं पता था। उनके मन में बस एक ही सवाल आ रहा था, लेकिन ऐसा क्यों किया? पार्थ को चुप देखकर चित्रांग कहता है, आप चुप क्यों हैं मिस्टर असिस्टेंट? आप जवाब दीजिए। इतना कह वो चुप हो जाता है। जब पार्थ कोई जवाब नहीं देता है तो चित्रांग खुद ही थोड़ी देर बाद उसे चिढ़ाने वाले लहजे में कहता है, ओह याद आया, आप कैसे जवाब दे सकते हैं? आपने तो वही किया न जो आपके बॉस ने आपको करने के लिए कहा। आपने तो सिर्फ अपने बॉस की बात मानी है। इतना कह वो पार्थ के कंधे पर अपने एक हाथ से थपथपाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, होता है होता है। अब आप कर भी क्या सकते हैं? आपका काम ही वही है, जो आपके बॉस कहेंगे वही आप करेंगे। आप उनके असिस्टेंट जो ठहरे। इतना कह वो पार्थ की आंखों में आंखें डाले एक डेविल स्माइल उसे पास करता है, लेकिन उसकी स्माइल ऐसी थी जैसे वो कह रहा हो, अभी तो सिर्फ ये शुरुआत की है मैंने मिस्टर असिस्टेंट, अब तुम आगे देखो मैं क्या करता हूँ। तुमने एक आग लगाई थी, अब एक आग मैं लगाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि जब कोई कीमती चीज दूर होती है तो कैसा लगता है। उसके आंखों में और उसके होठों की स्माइल को देखकर पार्थ अपने हाथों की मुट्ठी और भी कस के भींच लेता है, जैसे उसे भी उसके स्माइल के पीछे की वजह पता चल गई हो। चैप्टर 166 बुरी खबर। अपनी पत्नी को देखना भी पसंद नहीं करता है, अपनी पत्नी से प्यार करना तो शहर से दूर जंगलों के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत कॉटेज के अंदर एक कमरे में एक शख्स बड़ी सी चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 29 या 30 साल होगी और उसने बिजनेस सूट पहन रखा था। उसका चेहरा दीवार की ओर होने से साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पीछे से ही देखने में उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही शानदार और उतना ही खतरनाक भी नजर आ रहा था। वो शख्स अपने सामने लगी दीवार पर एक फैमिली फोटो को लगातार घूरे जा रहा था, जो किसी और की नहीं बल्कि खुराना परिवार की फैमिली फोटो थी। फिर वो अपनी नज़र उस फोटो पर से हटा के दूसरी ओर करता है तो वहां पर भी 3 फोटो थी। एक फोटो वैदिक और सिया के शादी की थी, दूसरी फोटो वैदिक की थी और एक फोटो सिया की थी। वो शख्स बहुत ही बारीकी से एक तक सिया की फोटो को देखते हुए अपने जेब से एक सिगरेट निकालकर उसे लाइटर से जलाकर अपने होठों से लगाकर कस भरने लगता है।
तभी उस रूम में एक और शख्स आता है जो उसी के हम उम्र का लगभग था। उसकी हाइट 5 फुट 8 इंच लग रही थी। उसके लुक भी बहुत अच्छे थे और वो दिखने में भी बहुत हैंडसम था। उसने इस वक्त व्हाइट कलर की पेंट और ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी और उसके शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे जिससे उसके मस्क्यूलर सीना साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो आके उस शख्स के पीछे खड़ा होकर सबसे पहले उसे ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग बॉस। लेकिन बदले में वो शख्स कोई जवाब नहीं देता है, जिसे देखकर वो अपना सर हिलाकर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उस शख्स फिर से कहता है, बॉस एक बुरी खबर है और इसलिए मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। चेयर पर बैठा हुआ शख्स उस शख्स की बात सुनकर अपनी तिरछी नजरों से उसे देखता है और फिर सिगरेट की एक कस भरते हुए अपनी सर्द आवाज में उस शख्स से कहता है, बोलो राका। उस शख्स की आवाज इतनी डरावनी थी कि उसे सुनकर एक पल के लिए आया हुआ वो शख्स जिसका नाम राका था वो भी सहम जाता है, लेकिन फिर वो अपने डर को साइड में करते हुए कहता है, बॉस, नरगिस से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लास्ट टाइम उसने जब कॉल किया था तो वो हमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती थी, लेकिन किसी के आने की वजह से उसने बाद में बताने का कह कॉल रख दिया था। लेकिन उसके बाद उसने उस दिन से लेके अभी तक हमसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया और कल रात से हमारे आदमी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। उसकी बात सुनकर वो आदमी अपने हाथ में पकड़े हुए सिगरेट को फर्श पर फेंककर अपने जूतों से मसलने लगता है। फिर वो अपनी डरावनी आवाज में कहता है, राका, तुम्हें क्या लगता है वो पकड़ी गई या सच में उसे अभी तक टाइम नहीं मिला कि वो इन्फॉर्मेशन दे सके? अपने बॉस की बात सुनकर राका कहता है, बॉस, मुझे नहीं लगता है वो पकड़ी गई है। उसे वहां गए हुए सालों हो गए हैं और वो कभी भी नहीं पकड़ी गई, यहाँ तक कि वो तब भी नहीं पकड़ी गई जब उसने 8 महीने पहले वो सब किया था। वो बहुत ही चालाकी से अपना काम करती है तो उस पे किसी को शक हो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसके फोन की हमने लोकेशन ट्रेस की तो वो खुराना मेंशन की ही नजर आ रही है। अगर वो पकड़ी गई होती तो वहां की लोकेशन आती ही नहीं। राका की बात सुनकर वो शख्स राका का बॉस राका से सवाल करता है, तुम्हें पता है राका, मैंने तुम्हें अपना असिस्टेंट क्यों बनाया था? जिसके जवाब में राका कहता है, क्योंकि आपने मेरे अंदर वो स्किल्स देखी थी जो आपको अपने असिस्टेंट में चाहिए था, इसलिए हजारों लोगों के बीच में से आपने मुझे चुना था। राका की बात सुनकर वो शख्स हंसते हुए कहता है, चलो तुम्हें याद तो है। फिर अपनी सख्त आवाज में आगे कहता है, लेकिन मुझे आज वो नजर नहीं आ रही है और इस वक्त तुम मुझे एक बेवकूफ नजर आ रहे हो। अपने बॉस के मुंह से पहली बार खुद के लिए बेवकूफ सुन के राका का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। तभी उसके कानों में फिर से उसकी आवाज पड़ती है, किसी और आदमी को वहां भेजो और पता करो क्या जैसा तुमने कहा है वैसा ही है या फिर जैसा मैं सोच रहा हूं कि वो पकड़ी गई वैसा ही है। अपने बॉस की बात सुनकर राका कहता है, एस बॉस। फिर धीरे से कहता है, बॉस एक और बात है, स्पीक। उसका बॉस राका की बात सुनकर बस एक शब्द कहता है, जिसे सुनकर राका बोलना शुरू करता है, बॉस, हमारे आदमियों ने बताया है जो मेंशन के बाहर उसकी पत्नी पर नजर रखते हैं। परसों जब वैदिक खुराना की पत्नी हॉस्पिटल गई थी तो उसके पीछे हमेशा की तरह वीर भी उन पर नजर रखने के लिए गया था, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनके लिए किसी ने पहले ही पूरे हॉस्पिटल को खाली करवा दिया था और उस हॉस्पिटल को भी खरीद लिया था। मुझे लगा शायद वैदिक खुराना ने किया हो, लेकिन उसने नहीं, किसी और ने किया था और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। और हॉस्पिटल के अंदर वीर को एंट्री नहीं मिली, जिसे देखकर वो बहुत ही परेशान हो गया था और फिर उसने किसी को कॉल किया था। और सबसे जरूरी बात यह है कि उसके कॉल करने के कुछ देर बाद ही परसों हॉस्पिटल में वैदिक खुराना भी आया था, लेकिन वो अपनी पत्नी के पास नहीं गया। वो जैसे ही आया था वैसे ही चला गया। पहले हमें लगा वो अपनी पत्नी से ही मिलने आया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो उसे दूर से ही देखकर चला गया। राका की बात सुनकर उसका बॉस कहता है, वैदिक खुराना बहुत ही चालाक है। वो जो कुछ भी करता है सामने से करता है, चाहे दोस्ती हो या दुश्मनी। और नरगिस ने जो प्लान बनाया था और जितनी अभी तक इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से तुम्हें क्या लगता है?
राका कहता है, बॉस, उस हिसाब से तो यही लगता है कि वो अपनी पत्नी को देखना भी पसंद नहीं करता है। अपनी पत्नी से प्यार करना तो दूर की बात है। चैप्टर 167 है एम बैंक वैदिक खुराना अब वार सामने से होगा। राका की बात सुनकर उसका बॉस कहता है, ये तो मैं हर रोज सुन रहा हूं। मैंने इसलिए नहीं नरगिस को वहां भेजा था कि वो मुझे ये बताए वो किसे पसंद नहीं करता है। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जिससे वैदिक खुराना को लगाव हो, उससे प्यार हो, उसे खोने से डरे। और सालों हो गए और वो एक काम तक नहीं कर पाए उस मेंशन के अंदर रहकर। फिर हंसते हुए कहता है, राका तुम्हें पता है उसकी एक कमजोरी जरूर है। अपने बॉस की बात सुनकर राका अपने बॉस को असमंजस से देखते हुए उनसे पूछता है, और वो क्या है बॉस? राका की बात सुनकर उसका बॉस यानी वो शख्स अपनी डरावनी आवाज में अपने एक एक शब्दों पर जोर देते हुए राका से कहता है, राका उससे अपनी बीवी से प्यार हो या ना हो लेकिन अपने बच्चों से प्यार और लगाव तो जरूर है, और इसलिए ही तो उसने ईशा को अपनी बीवी के चेकअप के लिए भेजता है, और उस वीर को भी उसने तभी से अपनी बीवी के पीछे लगाया है जब से वो प्रेग्नेंट हुई है और ये बात उसे पता चली है, वरना उसके पहले तो उसने किसी को भी नहीं भेजा जब वो काम करने आती थी। और जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई उसने अपने सबसे खास आदमी को उसके पीछे भेज दिया। तो इससे साफ पता चलता है कि उसकी कमजोरी जरूर उसके बच्चे हैं। अगर उसे अपने बच्चे से लगाव नहीं होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। इतना कह वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी भयानक और डरावनी थी कि उस कमरे के सन्नाटे को चीरते हुए उस कमरे में गूंज रही थी। अगर इस वक्त उसकी हंसी किसी शैतान की तरह लग रही थी, जैसे किसी शैतान को उसका शिकार मिल गया हो और अपनी खुशी जाहिर कर रहा हो हंस करके। अपने बॉस की भयानक हंसी सुनकर राका भी थोड़ा सहम जाता है, लेकिन उसके भी होठों पर शैतानी मुस्कान खिल जाती है। अपने बॉस की बात याद करके उन्होंने अभी क्या कहा था उसे याद करते हुए ही राका अपने मन में खुद से ही कहता है, बॉस सच ही कहते हैं, अगर दुश्मन से लड़ना हो तो उसकी कमजोरी पर वार करना चाहिए और वो खुद ही अपने घुटने टेक देगा। और आज सालों बाद सच में बॉस को आखिरकार वैदिक खुराना की कमजोरी मिल ही गई, जिससे न जाने वो कब से खोज रहे थे। अब और भी मजा आएगा इस खेल में। तभी उसके बॉस की आवाज उसके कानों में पड़ती है, उसकी वाइफ की डिलीवरी में कितना टाइम बचा है? बॉस, 1 हफ्ता और है, राका कहता है। ठीक है, अब तुम जा सकते हो और जैसा मैंने कहा वैसा ही करो, उसके बाद जाने की तैयारी करो। जी बॉस। इतना कह के राका वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो शख्स अपनी जगह से खड़ा होकर सिया और वैदिक के तस्वीर के सामने जाके उस पे हाथ फेरते हुए कहता है, आई एम बैंक वैदिक खुराना अब वार सामने से होगा। आखिरकार तुम्हारी कमजोरी मिल ही गई। वैसे तुमने छुपाने की कोशिश तो बहुत ही की थी। पहले मुझे बस शक था जब तुमने ईशा और वीर को सिया के पीछे लगाया था, लेकिन तुम्हारा आना यकीन में बदल गया। अगर बचा सकते हो तो बचा के दिखाना अपने बच्चों को, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम भी तड़पोगे अपने बच्चों के लिए जैसे मैं तड़प रहा हूं अपने। इतना कह वो चुप हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद आगे कहता है, लेकिन मुझे संभालने के लिए मेरे पास कोई आ गया था। तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं है, न तुम्हारी पत्नी और ना ही तुम्हारा परिवार और ना ही तुम पे अपनी जान छिड़कने वाला भाई। वो तो तुमसे अब बात करना भी पसंद नहीं करता है। और सब अपनी जगह पर सही भी है। आखिर तुमने काम ही ऐसा किया है, तुमने एक लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन अब मैं जो करूंगा उसके बाद तो ये सब लोग तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेंगे। फिर तुम्हारा क्या होगा? वैदिक खुराना, तुम्हें बहुत घमंड है ना खुद पर, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन तुम इस बार हारोगे और बहुत ही बुरी तरह से हारोगे, और सब लोग तुम्हें छोड़ देंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम सिर्फ खुद में ही घुटोगे और ऐसे ही हर रोज घुटोगे जब तक तुम्हें मौत नहीं आएगी। जैसे ही ऐसा होगा मेरा भी बदला पूरा हो जाएगा। फिर वो सिया की तस्वीर को देखते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचना चाहता हूं और ना ही मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है, लेकिन तुम्हारे पेट में पल रहे वैदिक के अंश से है। फिर वो सिया के फोटो की ओर झुककर उसके माथे को चूम लेता है और इसी के साथ उसके आंख से आंसू बहकर उसके गालों पर आ जाते हैं।
जिन्हें महसूस कर वो सिया की फोटो से जल्दी से दूर होकर अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, सिया, हमें जिस दिन पता चला कि वो लड़की तुम हो जिससे वैदिक की शादी हुई है, हमें भरोसा नहीं हुआ। लेकिन हमें माफ करना, अब हम जो करेंगे उसके लिए हम तुम्हें दुख नहीं देना चाहते हैं। फिर बहुत नफरत के साथ वैदिक की फोटो को देखते हुए कहता है, लेकिन उस वैदिक खुराना को खुश होते हुए भी नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए हम उसके बच्चे को उससे दूर कर देंगे। फिर सिया की तस्वीर को देखते हुए वो शख्स कहता है, उसने तुम्हें भी बहुत दर्द दिया है, लेकिन तुम चिंता मत करना, हम तुम्हारे उन हर दर्द और आंसुओं का भी बदला लूंगा जो तुमने वैदिक के वजह से सहे और बहाए हैं, उसका भी हिसाब मैं करूंगा। फिर सिया की तस्वीर में उसके गाल को छूते हुए कहता है, बहुत ही प्यार से कहता है, हम आ रहे हैं सिया और जल्द ही आपसे मिलेंगे, हमें उम्मीद होगी कि आप हमें भूली नहीं होंगी। चैप्टर 168 सिया का पार्थ से डरने की वजह आई सामने। खुराना मेंशन। चित्रांग के मुंह से एक नई सच्चाई सुन के सभी लोग खामोश हो चुके थे। उसके बाद सभी लोगों के मन एक ही ख्याल आता है कि कैसे सिया पार्थ को देखकर डर जाया करती थी और जितना हो सके वो उससे दूर भागने की कोशिश करती थी। सुमन जी अपने मन सोचने लगती हैं कि सिया अगर उनके पास कभी एकांत में बैठे भी रहा करती थी, अगर वहां पार्थ किसी काम से आ जाया करता था तो वो कैसे वहां से भाग जाती थी और वो उसे कभी भी नजरें उठाकर नहीं देखती थी, और सबसे बड़ी बात वो उसे हमेशा सर कहा करती थी और वहीं वो वीर को भैया कहती थी, लेकिन पार्थ से वो जितना हो सके दूर रहती थी। तभी उन्हें याद आता है कि वैदिक और सिया की शादी के 11वें दिन सिया उन्हें कहीं नजर नहीं आ रही थी तो परेशान हो गई थी और वो वैदिक के रूम में जाती है सिया को देखने की, कहीं उनकी तबीयत तो नहीं खराब है, लेकिन वो उन्हें वहां नहीं दिखती। जो जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ती है तभी उन्हें बाथरूम के डोर के खुलने की आवाज आती है और वो उस आवाज को सुनकर अपने कदम रोक लेती है और पलटकर उस ओर देखती है तो उन्हें सिया दिखाई देती है जो बाथरूम में से बाहर आ रही थी। सुमन जी गौर से उसके चेहरे को देखती है तो उनकी नजर सिया के लाल आंखों पर और सूजे हुए चेहरे पर पड़ती है, जिसे देख वो बिना एक पल की देरी किए सिया के सामने जाके खड़ी हो जाती है। तभी उनकी नजर सिया के माथे और गालों पर पड़ती है। सिया के माथे पर चोट के निशान था और वहां से अभी भी खून रिस रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये ताज़ा जख्म है। फिर उनकी नजर सिया के गालों पर बने उंगलियों के निशान पर जाती है जो लाल और काले रंग के चुके थे। सिया को इस तरह से देखकर सुमन जी के दिल में बहुत तेज दर्द होता है और वो सिया के हाथों को जल्दी से पकड़ती हैं। तभी सिया के मुंह से एक आह निकल जाती है, जिसे सुनकर वो तुरंत सिया के हाथ को छोड़ देती है और उसके हाथों को देखने लगती हैं तो उन्हें सिया के हाथों पर भी जख्म दिखाई देता है, जिसे देख सुमन घबराते हुए सिया से पूछती है, सिया बेटा, क्या ये सब कुछ वैदिक ने किया है? उन्होंने तुम पर हाथ उठाया था क्या? लेकिन सिया कुछ भी नहीं बोलती है, वो बस एक तक सुमन जी को देख रही थी। आखिर एक वही तो थी जो उसे बिना किसी स्वार्थ के पसंद करती थी और अपनी बेटी मानती थी। सुमन जी सिया को जल्दी से सोफे पर बैठाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हैं और सिया के जख्मों को साफ करके उन पर दवा लगाती हैं और माथे पर जल्दी से बैंडेज लगा देती है। फिर सिया के गालों पर एक दवा लगा देती हैं जिससे सूजन कम हो जाए और उसे दर्द भी ना हो। सुमन जी इतना सब कुछ करके फिर से पूछने लगती है, ये सब कैसे हुआ उसके साथ और उसे किसने मारा है? लेकिन सिया कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, वो बस खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। यहाँ तक सुमन जी को उससे पूछते पूछते 1 घंटा बीत जाता है, फिर भी सिया उन्हें कोई जवाब नहीं दे रही थी, वो बस एक तक उन्हें देखे जा रही थी, जैसे उसके मन में कुछ चल रहा हो। सुमन जी को जब सिया से कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो उसका हाथ उठाकर अपने सर पर रखते हुए कहती है, सिया, आपको आपके माँ की सर कसम है, हम तुमसे अब एक सवाल पूछेंगे और तुम हमें उसका सही सही जवाब दोगी, अगर तुम्हें हमारी परवाह होगी तो। वैदिक ने तुम्हारी ये हालत की है क्या? उन्होंने तुम पर हाथ उठाया? फिर सिया के गालों पर अपने हाथ फेरते हुए रुंधी आवाज में कहती है, और तुम्हें इतनी बेरहमी से मारा है?
सुमन जी का सवाल सुनकर सिया उन्हें देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती है। वहीं सुमन जी बहुत ही आस से सिया को देख रही थी कि वो उनके सवालों के जवाब दे। सिया को कुछ न बोलते हुए देखकर उनके आंखों से आंसू सीधे सिया के हाथ पर गिरता है, जिसे महसूस कर सिया धीरे से कहती है, नहीं, उन्होंने हम पे हाथ नहीं उठाया। सिया का जवाब सुन सुमन जी सिया को हैरानी से देखती और फिर वो सिया की हालत देखते हुए कहती है, फिर तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? क्या तुम हमें उसका नाम बताओगी? तुम्हारे साथ ये सब वैदिक ने नहीं किया तो किसने किया है? उसने तुम पर हाथ नहीं उठाया तो किसने उठाया? सिया सुमन जी का फिर से सवाल सुनकर उन्हें देखते हुए अपनी धीमी सी आवाज में कहती है, माँ, हमने आपको आपके एक सवाल का जवाब दे दिया है। अब हम किसी और सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे और ये सब जो भी हमारे साथ हुआ वो सब हमारी किस्मत ने हमारे साथ किया है। फिर अपने दोनों हाथों को सुमन जी के सामने जोड़कर कहती है, माँ, हम आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए और अब आप हमसे इस बारे में कोई सवाल नहीं करेगी, न आज और न कल। आप प्लीज यहाँ से चले जाए, हमें इस वक्त अकेले रहना है। इतना कह सिया उठकर बिना सुमन जी को देखे बालकनी में चली जाती है और बालकनी के गेट को लॉक कर फर्श पर बैठ जाती है और एक तक बाहर फैले उजाले को देखने लगती है, क्योंकि ये उजाला सिर्फ बाहर फैला हुआ था, उसके जीवन से तो इस उजाले का कोई लेना देना ही नहीं था। उसके जीवन में तो गहरा अंधेरा छाया हुआ था और उसकी जो बची खुची उम्मीदें थी वो तो कल रात को ही टूटकर चकनाचूर हो गई थी वैदिक के बातों को सुनकर। और उसी के साथ उसके आंखों से पानी की तरह आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है, जैसे उसकी आवाज ही किसी ने छीन ली हो। और ये सच भी था, शायद यही से शुरुआत भी हुई थी सिया के खामोशी की, जिसे किसी ने नहीं समझ पाया। सिया को इस तरह जाते हुए देखकर सुमन जी रोते हुए कहती हैं, तुम हमें बताओ या मत बताओ, लेकिन जिसने भी तुम पे हाथ उठाया है उसे हम नहीं छोड़ेंगे और हम खुद ही पता करेंगे कि आपको किसने थप्पड़ मारा है, और जब हमें पता चल जाएगा तो हम उसे एक नहीं 10 थप्पड़ मारेंगे। इतना कह वो भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं और फिर उस दिन के बाद से उन्होंने उस बारे में बहुत पता किया, लेकिन उन्हें उस बारे में कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन आज चित्रांग के मुंह से ये सुनकर उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि जरूर ये बात उसी दिन की होगी। सुमन जी अपने मन में ये सब कुछ याद करते हुए कहती है, इसका मतलब सिया पार्थ से इस वजह से डरती थी क्योंकि पार्थ ने इतना कह वो गुस्से से पार्थ को देखती है और अपने कदम पार्थ की ओर बढ़ा देती है। चैप्टर 169 आप भी अपनी माँ के ही जैसे निकले। सुमन जी पार्थ के सामने जाके खड़ा हो जाती है और बिना कुछ सोचे जोर से एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। उस थप्पड़ की आवाज पूरे हाल में गूंज उठती है और वो थप्पड़ इतना तेज था कि पार्थ का सर एक ओर झुक जाता है। हाल में मौजूद लोग सुमन जी को पार्थ पर हाथ उठाते हुए देखकर उन्हें ही देखने लगते हैं। गुस्सा तो उन्हें भी आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन सुमन जी से नहीं हुआ। कोई उन्हें कुछ कहता या रोकता उसके पहले ही वो लगातार पार्थ को थप्पड़ पर थप्पड़ कई थप्पड़ जड़ चुकी थी और उन थप्पड़ों को शोर हाल के सन्नाटे में गूंज रहा था, लेकिन पार्थ ने उन्हें एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। सुमन जी जब उसे मारकर थक जाती हैं तब वो पार्थ के कालर को पकड़ते हुए अपनी रूंधे हुए गले से उससे सवाल करती है, पार्थ, आप सिया के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपके हाथ एक बार भी नहीं कान पे उन पर हाथ उठाने पर किस चीज की सजा आप उन्हें दे रहे थे? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ दिया कि आपने उन्हें चरित्रहीन ही बना दिया? उन पर हाथ उठाने से पहले आप यही सोच के खुद को उन्हें मारने से रोक लेते कि वो हमारी बेटी है। उनका सवाल सुनकर पार्थ इस बार भी खामोश ही रहा। उसने एक नजर रोती हुई सिया को देखा, फिर वो अपना सर नीचे झुकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते हैं ही उसके सामने वो सारे मंजर घूमने लगते हैं और उसके कानों में सिया की बिलखती हुई आवाज, सिया का उसके सामने गिड़गिड़ाना, सिया की तड़प, घर छीन जाने पर लोगों की बातें जो उन्होंने सिया को कही थी, उसके बाद सिया का आंसुओं से भीगा हुआ डरा हुआ मासूम सा चेहरा, सब एक एक कर उसे याद आने लगता है और उसी के साथ वो अपने हाथों की मुट्ठी कस के भींच लेता है। उसी के साथ अपने मन में कहता है, हमें गलतफहमी हुई थी और उसी के चलते ये सब हो गया, जिसका पश्चाताप मुझे आज भी है।
मैंने एक मासूम पर अत्याचार किया। पार्थ को चुप देखकर सुमन जी उसके सीने पर मारते हुए कहती है, आप चुप क्यों हैं? हमें बताए, आपने ऐसा क्यों किया? आपकी उनसे क्या दुश्मनी हो गई थी, या सिया ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ दिया था कि आप इस हद तक चले गए? हमारे घर में इतना कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं चला। अरे वैदिक का तो हमें समझ भी आता है कि वो सिया से शादी नहीं करना चाहते थे। हमने उन्हें फोर्स किया सिया से शादी के लिए, इसलिए वो सिया को नहीं पसंद करते हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। लेकिन आप पार्थ, आपने ऐसा क्यों किया हमारी बेटी के साथ? हमें जवाब दीजिए। पार्थ इस बार भी बस खामोश खड़ा रहता है। उसे चुप देखकर सुमन जी गुस्से से एक बार फिर से उसे खींच के 2 थप्पड़ जड़ देती है। उसके बाद अपनी गुस्से से भरी आवाज में उसका नाम लेती है, मिस्टर पार्थ जिंदल। सुमन जी के मुंह से पार्थ का पूरा नाम सुनकर सभी लोग उन्हें आश्चर्य से देखने लगते हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब सुमन जी ने उसे उसके पूरे नाम से बुलाया था। और उनके मुंह से अपना पूरा नाम सुनकर पार्थ भी अपनी नजरें उठाकर सुमन जी को देखता है, और उसे अंदाजा भी था कि सुमन जी ने उसका नाम ऐसे क्यों लिया। लेकिन वो उस पर भी कुछ नहीं कहता है, बस एक तक उनकी आंखों में देखते रहता है। सुमन जी उसे खुद की ओर देखते हुए पाकर कहती हैं, तुमने आखिर में अपना असली चेहरा दिखा ही दिया और आप भी अपनी माँ के ही जैसे निकले। सुमन ने अभी इतना कहा ही था, तभी उनके कानों में वैदिक की गुस्से से भरी आवाज आती है, मॉम। वैदिक की गरजती हुई आवाज सुनकर सुमन जी अपने गुस्से भरी आंखों से एक नजर उसे देखती है, जो उन्हें आगे कुछ भी कहने से मना करने का इशारा करता है, या फिर उन्हें आगे कुछ भी न बोलने के लिए वार्न कर रहा था कि अब वो चुप हो जाए। लेकिन सुमन जी उसे इग्नोर कर पार्थ के कालर को पकड़े हुए ही आगे कहती हैं, जैसे उन्हें अपने सामने किसी की मासूमियत नजर नहीं आई, वैसे ही आपको भी अपने गुस्से के आगे सिया की मासूमियत नजर नहीं आई। और जो आपने सिया के साथ किया है ना, हम उसके लिए आपको माफ नहीं करेंगे। इतना कह वो पार्थ को पीछे की ओर धक्का देती है। सुमन जी के धक्का देते ही पार्थ लड़खड़ा कर गिरने को होता है, लेकिन वो गिरता उसके पहले ही वैदिक उसे संभाल लेता है। फिर पार्थ को देखता है, जिसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज का सदमा लगा है और उसे होश ही न हो। वही पार्थ के कानों में बस एक ही बात बार बार गूंजे जा रही थी, आप भी अपनी माँ के ही जैसे निकले। और उसने सुमन जी के इसके आगे के शब्द जैसे सुने भी न हो। पार्थ को इस तरह से देखकर हमेशा पार्थ से लड़ने और उस पर चिल्लाने वाली ईशा के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे तुरंत समझ आ गया था कि पार्थ अपने होश में नहीं है। उसे सदमा लगा है, जिसे देख उसे गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत पार्थ के पास जाके उसे वैदिक से दूर कर गुस्से से कहती है, इस सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो वैदिक, और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। इतना कह वो वीर को देखकर कहती है, वीर भाई आप मेरी हेल्प करो छोटे को उसके रूम तक ले जाने में। उसकी बात सुनकर वीर तुरंत पार्थ के पास आ जाता है। फिर वो और ईशा दोनों पार्थ को लेके उसके रूम की ओर बढ़ जाते हैं। चैप्टर 170 शादी के लिए मजबूर, आप दोनों साथ नहीं रहेंगे। उनके जाने के बाद वैदिक चित्रांत की ओर देखता है तो जो अपने होठों पर शैतानी मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। चित्रांत की हंसी वैदिक के गुस्से में घी डालने का काम करती है। वैदिक उसकी आंखों में देखते हुए जैसे आंखों से ही उससे कहता है, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चित्रांत भी उसके भाव को समझते हुए वो भी वैदिक से आंखों ही आंखों में कहता है, पहले मेरे वार से बचकर तो दिखाओ। इतना कह वो अपनी आई विंक करता है, तभी एक बार फिर चटाक की आवाज हाल में गूंज उठती है और उसी के साथ वैदिक के हाथों की मुट्ठी भींच जाती है और साथ ही उसका सर भी एक ओर झुक जाता है। क्योंकि सुमन जी ने वैदिक को एक थप्पड़ जड़ दिया था और अचानक ऐसा होने पर उसका सर एक ओर झुक जाता है। लेकिन वो जल्द ही उनकी ओर देखता है, लेकिन कहता कुछ भी नहीं है। सुमन जी वैदिक को थप्पड़ मारने के बाद गुस्से से कहती हैं, वैदिक आप और कितना गिरेंगे? आपको क्या मिला सिया के साथ ऐसी हरकत करके? आखिर सिया ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ दिया था जो आप इस हद तक गिर गए?
हम मानते हैं हमने आपकी शादी जबरदस्ती सिया से कराई, लेकिन उसके पीछे भी कारण था। हम नहीं चाहते थे कि सिया की जिंदगी खराब हो जाए। अगर उस दिन आप नशे में उनके साथ जबरदस्ती नहीं करते तो हम कभी भी आपको सिया से शादी के लिए मजबूर नहीं करते। हमें उस समय यही सही लगा, इसलिए हमने आप दोनों के शादी का फैसला ले लिया। सिया ने हमें मना किया था, लेकिन हमें ही नहीं पता क्या हुआ था कि हमने ही उसकी बात नहीं सुनी, उल्टा उन्हें ही आपसे शादी करने के लिए मना लिया। हमें ये लगा था कि अगर आप दोनों साथ होंगे तो सिया की मासूमियत को देखकर आप पिघल जाएंगे और आप दोनों का रिश्ता भी सुधर जाएगा। आप उन्हें अपनी पत्नी होने का दर्जा देंगे, लेकिन हम गलत थे जिसका एहसास आपने हमें दिलाया। हमें पहले लगा आप सिया से शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए गुस्से हैं और सिया के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आपका गुस्सा जब शांत होगा तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन ऐसे ही और बीत गए। फिर जब हमें पता चला सिया पेट से है, तो आपको पता है वैदिक, उस दिन हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। हम ये सोचकर खुश थे कि ये बच्चा आप दोनों के रिश्ते को एक नया मोड़ देगा। आपको जब इस बारे में पता चलेगा तो आप सब कुछ भूलकर सिया के साथ एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन हम फिर से गलत साबित हो गए। और देखिए ना, धीरे धीरे 8 महीने बीत गए, सब कुछ बदला, बस आप नहीं बदले। आप आज भी वही है जहां आप 8 महीने पहले खड़े थे। अब हमें सिर्फ पश्चातावा ही होता है इस बात का, काश कि हम आपकी शादी सिया के साथ करते ही नहीं। अगर उनकी शादी आपसे नहीं हुई होती तो आज उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। हमें उनकी शादी किसी और से करनी चाहिए थी जो उनका सम्मान करते और उन्हें अपनी पत्नी मानते। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। फिर अपने आंसू साफ करते हुए आगे कहती है, कोई बात नहीं है, हमने ही आपकी शादी कराई है। ना आप इस शादी को मानते हैं और ना ही सिया को अपनी पत्नी मानते हैं, इसलिए हम आज खुद आप दोनों का रिश्ता खत्म करते हैं। वैदिक, आज से आप और सिया दोनों ही इस रिश्ते से आजाद हैं। सुमन जी ने अभी इतना ही कहा था कि तभी वैदिक अपनी दमदार आवाज में कहता है, सिया हमारी पत्नी है और रहेंगी, और आप इस रिश्ते को कभी भी खत्म नहीं कर सकती हैं मॉम। वैदिक की बात सुनकर सुमन जी वैदिक को घूरते हुए कहती है, काश आपने ये बात पहले बोली होती वैदिक, लेकिन अब आपके मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब से आप दोनों साथ नहीं रहेंगे और ये हमारा आखिरी फैसला है। सुमन जी की बात सुनकर वैदिक उनकी आंखों में पागलपन लिए बहुत ही जुनूनियत के साथ एक एक शब्दों पर जोर देते हुए कहता है, सिया मेरी पत्नी है और उसे कोई भी मुझसे दूर नहीं कर सकता है, और जो भी मुझे मेरी जान से दूर करने की कोशिश करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वो चाहे कोई भी हो। वैदिक की बातों से सिया के लिए झलक रहे उसके पागलपन को देखकर एक पल के लिए सुमन जी भी सहम जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि वो उसे क्या जवाब दे। उन्हें जवाब न देते हुए देखकर चित्रांग वैदिक के सामने आके खड़ा हो जाता है और वो उसकी आंखों में देखते हुए अपनी आंखों में चमक लिए कहता है, ओह ऐसा है क्या, क्या वो सच में आपकी पत्नी है? चित्रांग की बात सुनकर वैदिक उसे घूरते हुए कहता है, क्या तुम्हें अभी भी शक है? अगर है भी तो तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम दूर रहो मेरे मैटर से, और आज ये सब कुछ जो भी हुआ है न, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।